ये जय जवान सीरीज नंबर 4 है जो मेरी सुपर पावर इंडिया पार्टी के चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। और इस घटना के माध्यम से हम एक कर्नल साहब के ऊपर अनएथिकल, अनवांटेड, डिस्ग्रेसफुल जो कि एक एडीओ ने अटैक किया है। गलती एडीओ साहब की है, समय पर साइन उन्होंने नहीं किए, देश की इन्फिल्ट्रेशन रोकने की फेंसिंग में वो डिले कर रहे हैं और वो ही धक्का मार रहे हैं। इस बारे में कुछ डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तुम हमें राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र चरित्र दो, हम तुम्हें सर्वोच्च शक्ति भारत देंगे। आई एम ए सोल्जर, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन एज एन आर्मी ऑफिसर and then subsequently I'll come as a national president of Superpower India Party as to how the manifesto of that party is going to help and prevent such incidents. सबसे पहले मैं कर्नल कमांडिंग ऑफिसर के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद में अगर इस पृथ्वी पे कोई पावरफुल है तो ही इज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी। मूल रूप से 3 ही पावर होती है, इन्वेस्टिगेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियली। जैसे आम नागरिक के लिए इन्वेस्टिगेटिंग पावर पुलिस के पास में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आईएएस के पास में है या बाकी जो सर्विसेज हैं, और जुडिशरी के पास में। एक कमांडिंग ऑफिसर के पास में 3 पावर होते हैं। लगभग 1000 आदमी के यूनिट के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके अगर इन्वेस्टिगेशन है थ्रू कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ही इज कॉम्पिटेंट ऑर्डर। अगर उनको कोई छुट्टी जानी है, लीव, प्रमोशन, एडमिनिस्ट्रेशन है तो ही इज द कॉम्पिटेंट ऑफिसर। और अगर कहीं जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन डेलीगेटेड पावर टू द आर्मी टू ऑर्डर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। So commanding officer is the only person who gives a hearing under Army Rule 22. So therefore, investigating, executive and judiciary, all 3 powers are rest with the commanding officer. So he is next to God. जब युद्ध के मैदान में या बॉर्डर के ऊपर कमांडिंग ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट्स को हुक्म देता है तो सबॉर्डिनेट ये नहीं पूछते कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं, ये मेरे परिवार का क्या होगा, या वहां जाने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या नुकसान होगा, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, या मैं क्यों जाऊं, दूसरा क्यों। वंस कमांडिंग ऑफिसर सेज पेट्रोल, मूव, फायर, नोबडी लिसन्स टू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कमांडिंग ऑफिसर्स वॉइस। और वो उसके एक हुक्म पर अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। इसी कमांडिंग ऑफिसर की पावर की वजह से अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे पर राज किया और पूरी दुनिया पर राज किया। तो जो इतनी स्ट्रांग हमारी एक इंस्टीट्यूशन है कमांडिंग ऑफिसर की, उसको कमजोर करने में कौन लगे हैं? क्या कोई बाहरी ताकतें हैं या कोई अंदरूनी डिसग्रंटल लोग हैं? कभी हमारा जवान पिट जाता है जयपुर में और पुलिस कहती है कि आर्मी जवान की बाप है। कभी हमारा जेसीओ पिट जाता है हरियाणा के अंदर भिवानी में और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। कभी हमारे कर्नल साहब पिट जाते हैं पंजाब में। कभी हमारे कमांडिंग ऑफिसर को एक एडिशनल असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर, एक वो ऑफिसर जो प्रोटोकॉल की लिस्ट में जो लास्ट रैंक मेजर है उससे नीचे है, यानी कि ही डज नॉट एग्जिस्ट इन अ प्रोटोकॉल लिस्ट। और कमांडिंग ऑफिसर हुज सीनियर टू डीआईजी, डीएम एंड डिस्ट्रिक्ट जज, उसके उच्च अधिकारी भी उसके नीचे कहीं नहीं आते। लेकिन विडंबना देखिए कि पहलगांव जैसे अटैक के बाद में तो उनको फेंसिंग की याद आती है, और फेंसिंग में भी कमांडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। वो जब कुछ करने की कोशिश करता है तो उस टाइम पर उसका अप्रूवल भी कौन देता है? असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर, जिसका लेवल कमांडिंग ऑफिसर के सामने खड़े होने का नहीं है, हाथ मिलाने का नहीं है, उसकी अथॉरिटी है वो। और वो इतने महान हैं कि वो अप्रूवल नहीं देते हैं, और अप्रूवल नहीं देते हैं, फाइल बहुत समय से पड़ी हुई है तो कमांडिंग ऑफिसर खुद जाते हैं और उसके बाद में उसको धक्का मार दिया जाता है। नाउ कम्स डिले इन गिविंग द अप्रूवल फॉर द फेंसिंग। दिस इज ए नेशनल इंपॉर्टेंट इश्यू। फेंसिंग होनी है, उनको तुरंत काम होने चाहिए 24 आवर्स। वो फाइल को रोक के बैठ जाते हैं। फाइल दो कारण होते हैं। देयर आर 2 स्टेज। 2 कारण है जिससे फाइल रोकी जाती है। एक, उस फाइल को उस अधिकारी की पढ़ने की औकात नहीं, समझने की औकात नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं मैं करूं या ना करूं, ठीक करता है मूड, वेदर आई शुड डू और नॉट। इट मीन्स वो गलती से अफसर बन गया,
गलती से वहां पोस्ट हो गया, और जो शक्तियां उसको दी गई हैं ना उसको समझता है ना यूज करना चाहता, सो ही इज इनकॉम्पिटेंट। सच ऑफिसर शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंड ऑफ। और दूसरा तरीका यह है कि कुछ अफसर उस फाइल को इसलिए रोकते हैं कि जब आप रोकेंगे तो संबंधित लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद में क्या होता है ये दुनिया जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। So if he is a corrupt officer, then he will withhold the file, and if he is corrupt, then he should go behind the bars. But in either case, neither he should have delayed, ना तो उसको फाइल को होल्ड करके रखना चाहिए था, ना इतनी नौबत आनी चाहिए थी कि कमांडिंग ऑफिसर को दे। ये रनर का काम था। कमांडिंग ऑफिसर हुक्म देता, रनर जाता, फाइल को वापस लेके आता। इसका एक एस्पेक्ट ये भी देखा जाता है कि अगर कमांडिंग ऑफिसर को इतनी जल्दी थी फाइल लाने की, ही शुड हैव रिपोर्टेड टू हिज हायर अथॉरिटी, ब्रिगेड कमांडर, आर्मी कमांडर, और डिफेंस सेक्रेटरी तक जाती, वो उनको कंपेल करती, तो ही शुड नॉट हैव गॉन। बट आउट ऑफ इंथुजियाज्म, बिकॉज आर्मी की हमारी ट्रेनिंग ऐसी है राष्ट्रभक्ति की, तो तुरंत गए, और जब तुरंत गए वहां पर तो ही शुड हैव रेस्पेक्टेड। और उन्होंने अगर रेस्पेक्ट नहीं किया तो क्या ऐसी परिस्थिति में सीसीएस रूल से गवर्न होते हैं? क्या उस त्रियाम सिंह जो असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर है उसके अगेंस्ट मिसबिहेव विद कमांडिंग ऑफिसर, और अपनी जो ड्यूटी उसको करनी चाहिए थी उसने वो नहीं की, और जो बदतमीजी की है और देश में फौज का मोराल डाउन किया है, क्या उसके लिए उसके उच्च अधिकारी उसको सस्पेंड करेंगे, जांच करेंगे, उसको सर्विस से टर्मिनेट करके बताएंगे कि सेना की कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में उनका मोराल डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा? जिस देश के लिए सेना मरने मारने को तैयार है, अपने आप को निछावर करने को तैयार है, उन देशवासियों का एक फर्ज बनता है कि उनका एटमोस्ट रेस्पेक्ट करने की, और यहाँ धक्का मारने की। जिस आदमी की औकात कमांडिंग अफसर के सामने खड़े होने की नहीं है, हाथ मिलाने की नहीं है, उससे वो अप्रूवल लेने के लिए जा रहा है, और वहां से फिर धक्के खा के आ रहा है, और उसके बाद में उल्टा कहते हैं कि साहब उनके जवान अगर अफसर को नहीं बचा पाएंगे तो देश को क्या बचा पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में जो सारी गलती है वो किसकी है क्या नहीं है जनता है सब जानती है। लेकिन अगर इसी तरह से हर दिन हर जगह सेना के साथ बदतमीजी, सेना की सुनवाई ना होना, रेस्पेक्ट ना करना, कहीं ना कहीं हो ना हो मोराल ऐसा डाउन अगर हो गया और सेना अपने कर्तव्य से विमुख होगी तो देश गुलाम हो जाएगा। दिस इज हाई टाइम दैट वी शुड अंडरस्टैंड, respect the army, and do our duty which is supposed to be towards the nation, to respect the nation, to respect the army and defend the country. सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ समय से अगर हम पास्ट में जाते हैं तो पहले हमारे पूर्व सैनिकों के साथ इस तरह की घटनाएं होनी शुरू हुई, उसके बाद सर्विंग रेशियो जवानों के साथ और फिर अधिकारियों तक, और अब तो हद हो गई कि यूनिफॉर्म में कमांडिंग ऑफिसर के साथ इस तरह की बदतमीजी हुई है। क्या इसके पीछे कोई किसी साजिश की भूत तो नजर नहीं आ रही? क्योंकि आप आज एक नेशनल सुपर पावर इंडिया पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उस एंगल से आपको क्या यहाँ कुछ संदेह पैदा होता है? देखिए साहब, राजा महाराज जब आप बचपन में पढ़ा होगा राजा महाराजाओं की क्या क्वालिफिकेशंस होती थी और क्या उनकी विशेषताएं होती थी, तो उसमें एक चीज होती है दूरदर्शिता, फार फाइटरनेस, किसी आदमी को दूर का देखना, अंदाज करना, असेस करना। तो मुझे तो इन सब चीज़ों का पता है कि धीरे धीरे हमारी सेना का सम्मान कम हो रहा है, धीरे धीरे हमारी सभी फोर्सेज का सम्मान कम हो रहा है, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज का, पुलिस का भी जो सम्मान पहले होता था वो नहीं हो रहा। धीरे धीरे हमारा सम्मान जा रहा है, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी चीज़ को हम एहसास नहीं कर पा रहे, ये मुझे तो पता था। और ये बहुत सी चीज़ें हैं ओवरऑल नेशन में लगते हैं जिसमें अगर आप पर्टिकुलर डिफेंस के प्रति जो रुख अपनाया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है या अपमानित किया जा रहा है, तो उसमें हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, नंबर 1 नेशनल कैरेक्टर एंड पैट्रियोटिज्म। अगर हमारा नेशनल कैरेक्टर ठीक होता, हमारी राष्ट्रभक्ति उच्च कोटि की होती, तो पहलगांव में जो लोग थे वो टेररिस्ट की सपोर्ट ना करते, सुरक्षा एजेंसियों को बताते और पहलगांव इंसिडेंट ही नहीं होने देते। और पहलगांव अगर इंसिडेंट हो गया है तो उसके बाद में जो हमने एक्शन लिया एक अलग सब्जेक्ट है, उसको अलग से डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में अगर चलो लेट इज बेटर देन एवर, पहलगांव की इंसिडेंट से हमने अगर कुछ सीखा है और हम फेंसिंग कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा नेशनल कैरेक्टर अच्छा होगा तो हम उस बोर्ड प्रोसीडिंग्स को रोक के नहीं बैठेंगे, हम उसको तुरंत करेंगे। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि ये त्रियाम सिंह साहब
जो कमांडिंग ऑफिसर चौधरी साहब थे उनके पास में फाइल को लेके खुद जाते, हुजूर ये साइन हो गई है, देन एंड देयर अगर कोई गलती है, कमी है, सजेशन करके उसको इम्प्रूव करते। कुछ चीज हो सकती है कि एडीओ को पता हो और सीओ को नहीं पता हो, तो देन इट कुड बी इनकॉर्पोरेटेड। लेकिन अगर हमारा नस्ल करेक्टर होता तो फाइल पेंडिंग ना होती। अगर हमारी राष्ट्रभक्ति होती तो हम अपने कमांडिंग ऑफिसर को इतना नीचा ना गिराते कि एडीओ के पास में अप्रूवल के लिए जाना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऊपर से कमांडिंग ऑफिसर के पास में ठक परमिशन आई, कमांडिंग ऑफिसर इज एग्जीक्यूटिंग, हु इज एडीओ एंड व्हाई इज परमिशन रिक्वायर्ड। अगर परमिशन की जरूरत है तो वो अपना विभाग परमिशन ले और कमांडिंग ऑफिसर को डायरेक्ट बताए। इसलिए हमारा जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट मोटो नेशनल कैरेक्टर पेट्रियोटिज्म अगर होता तो ना कमांडिंग ऑफिसर को त्रियाम सिंह के पास जाना पड़ता, ना त्रियाम सिंह साहब चौधरी साहब को धक्का मारते, ना इंसिडेंट होते, ना चर्चा का विषय होते, ना समाज में छूत होती, ना हमारा समाज में सम्मान कम होता, ना हमारा मोरल डाउन होता, ना विदेशी ताकतों को मौका मिलता कि किसी तरह से सेना का मनोबल नीचा करके देश को ओर पार किया जाए। हमारी पार्टी का दूसरा मोटो है कि हर बंदे को 5 साल के लिए फौज में भर्ती, यानी कि आज मेरे मैनिफेस्टो को प्रेजेंट गवर्नमेंट लागू कर दे या वो लागू नहीं करते हैं और जनता मुझे कहती है कि आप आइए पावर में लागू करिए, तो हम 12 साल तक सबको फ्री पढ़ाएंगे, सेम एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर और पियोन के बच्चे एक जगह पढ़ेंगे, 5 साल तक उसको फौज में रखेंगे। अगर हमारे हर बंदे को 5 साल फौज में रखा जाए तो ऐसी स्थिति में ना तो कमांडिंग ऑफिसर को जरूरत पड़ेगी एडीओ के पास जाने की, और एडीओ क्योंकि 5 साल सर्विस में रह चुके हैं और वो जानते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर का स्टेटस उससे बहुत ऊंचा है, वो खुद आकर के वहां साइन करते हैं। अगर हर आदमी फौज में 5 साल रहेगा, अगर त्रियाम साहब वर्दी पहन करके सीमा पर खड़े होकर के दुश्मन के सामने पता नहीं कब गोली लगे और कब मर जाए, ऐसी स्थिति में जिए होते तो उसका कर्नल का महत्व पता लगता। लेकिन आज सिर्फ उसको महत्व मालूम है बोर्ड का और सिग्नेचर का, रोकने का, और रोकने के बाद में जो लाभ होते हैं उनको लेने का। सो एज ए पार्टी अगर मेरे विचार देश सुने, प्रेजेंट गवर्नमेंट लागू करे या मुझे लागू करने का मौका दे, तो ये सब घटनाएं कभी नहीं होंगी। आई हैव दैट विजन विच आई हैव इनकलकेटेड इन माई पार्टी कि देश में ऐसी सब घटनाएं होने बंद हो जाएगी। नेशनल कैरेक्टर का मतलब यही है कि आप दूसरों का सम्मान करो। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे, ऐसी स्थिति में कर्नल साहब भी प्यार करेंगे एडीओ को, एडीओ भी रिस्पेक्ट करेगा। ये झगड़ा, लड़ाई, धक्का मुक्की, समाज में बातों का फैलना और सम्मान कम होना, ये सब होते ही नहीं। थैंक यू। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल रण सिंह डूडी साहब को, जो कि सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एज ए आर्मी ऑफिसर्स और एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अपने बखूबी विचार रखे। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अपने बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश में किस तरह का माहौल चल रहा है और किस तरीके से सेना के साथ उसकी इमेज को डाउन किया जा रहा है। पहले तो कुछ पुलिस वालों के जरिए इस तरह की घटनाएं की गई, फिर टोलों पर होने लगी, और अब तो आम ऑफिसों में ऐसा हो रहा है, रोडों पर ऐसा हो रहा है। ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में। तो फिर मिलेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और जानेंगे आपके विचार। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई अप्रिशिएट कर्नल चौधरी, आप जिस फुर्ती से काम करना चाहते हैं राष्ट्र हित में करते रहिए और छोटे मोटे धक्का मुक्की और त्रियाम सिंह से प्रभावित होकर के अपने काम को कम मत करिए। इसी फुर्ती के साथ में तुरंत फेंसिंग करो, दोबारा हमारे टेररिस्ट ना आए और हमारे किसी निर्दोष की जान ना जाए। थैंक यू। अंत में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।